आपातकाल 46 साल 25 जून 1975 का वो दिन जब देश में आपातकाल लगाया गया, इमरजेंसी लगाई गई। आपातकाल का वो दर्द, वो जख्म आज भी लोगों के दिलों दिमाग पर हैं। कई लोगों की आपातकाल के दौरान मौत भी हुई और तमाम तरह की यातनाएं लोगों ने झेली। दूसरी तरफ प्रजातांत्रिक देश भारत में जिस तरह से, चाहे वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो या फिर अन्य जो संवैधानिक राइट्स मिले हैं, उनकी बात की जाए तो कहीं ना कहीं उस पर भी लगाम लगाई गई। तमाम सारे सवाल तब से लेकर आज तक, और आज भी लोग याद करते हैं, खासतौर पर वो मीसाबंदी जिन्होंने उस दर्द को झेला है, जिन्हें वो जख्म मिला है। और यही कारण है कि आज भी वो जख्म वैसे ही हरे हो जाते हैं उन लोगों के जिन्होंने वो मंजर, वो दर्द, वो जख्म देखा। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले देखते हैं इसी से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. आपातकाल की आज बरसी है। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून मीसा के लिए उस दौर को याद किया जाता है। आजादी के बाद के भारतीय इतिहास में 1975 से 1977 तक की अवधि तक चले आपातकाल को काले अध्याय के रूप में जाना जाता है। उस दौर में न सिर्फ आवाम की आवाज दबाई गई, बल्कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में विपक्षी दलों का दमन किया गया। करीब 1 लाख लोग जेल में डाल दिए गए, जिसमें तमाम विपक्षी दलों के नेता, पत्रकार और समाज सेवी शामिल थे, जिन्हें आज हम मीसाबंदियों के नाम से जानते हैं। कांग्रेस के लिए आपातकाल एक ऐसा दाग है जो धुल नहीं सकता। आपातकाल की बरसी पर हर साल बीजेपी मीसाबंदियों को सम्मानित करती है और जो दिवंगत हो गए उन्हें श्रद्धांजलि देती है। इस बार भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीसाबंदियों को सम्मानित किया और आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर फिर निशाना साधा। आज से 46 साल पहले 25 और 26 जून की अर्धरात्रि को इंदिरा जी ने, कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने लोकतंत्र का गला घोंट दिया था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली थी और संविधान को कुचल दिया गया था। पूरा देश जेल खाने में तब्दील हो गया था। हजारों लोग बिना किसी अपराध के जेलों में ठूंस दिए गए थे। ना वकील, ना अपील, ना दलील, केवल इंदिरा जी की तानाशाही थी। इमरजेंसी ऐसा दाग है जो कभी छूट नहीं सकता जब तक लोकतंत्र रहेगा। एक परिवार की संतुष्टि के लिए, एक परिवार की सत्ता के सुख के लिए जिस तरह से पूरे देश को दांव पे लगाया, निरंकुशता उस परिवार की, प्रजातांत्रिक देश में प्रजातांत्रिक तरीके से चल रही पार्टियों को जिस तरह से कुचला, 19 महीने तक जेल में रखा, दमन किया, अत्याचार किया, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी निंदा इसकी कम है। के कारण आपातकाल के रूप में, काला दिन के रूप में जाना जाता है। इंदिरा गांधी जी ने और नेहरू परिवार ने आजादी के बाद लगातार केवल और केवल अपने
परिवार को सत्ता मिल सके, इसके लिए देश को तोड़ा मरोड़ा, देश में धर्म और जाति का विभेद किया, लोकतंत्र की तिलांजलि दी और अपने विरोधियों को जेल में डालकर इमरजेंसी लागू कर इस देश से लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया। आपको बता दें कि आपातकाल के बाद 1977 में पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की अगुवाई में जनता पार्टी की सरकार बनी और कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली। आपातकाल की यादें उस दौर की निरंकुश सरकार के दमन और मीसाबंदियों को दी यातनाओं को ताजा करती है। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। आपातकाल 46 साल आपातकाल जब लगा था उसके हो चुके हैं। आज बरसी है 25 और 26 जून की दरमियानी रात को आपातकाल लगाया गया था और सुना जिस तरह से तमाम सारे बीजेपी के नेताओं या फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो कुछ कहना है, निश्चित तौर पर वो सारी चीज़ें एक बार फिर ताज़ा हो जाती हैं। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले हम अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ में हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी। स्वागत करूंगा राकेश जी आपका। हमारे साथ में हैं डॉक्टर गुलरेज शेख साहब, बीजेपी के नेता प्रवक्ता। गुलरेज जी आपका स्वागत है। और हमारे साथ हैं रमेश शर्मा साहब, न्यूज़ वर्ल्ड के एडिटर इन चीफ और वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले रमेश जी मैं आपके पास में आता हूं और सीधा सा सवाल, क्योंकि लंबा वक्त हो गया है जब इस दिन को आज याद किया जाता है, वो सारी चीज़ें जो 25 जून 1975 को इस देश में हुई उसकी यादें ताज़ा हो जाती हैं। किस तरह से उस समय को आप कहेंगे कि कैसा वो समय और जिस तरह से उस समय निर्णय लिया गया, क्या कुछ परिस्थितियां उस समय ऐसी रहीं और फिर जो सारी इसकी चीज़ें हैं वो तो सबके सामने हैं। रमेश जी देखिए, मोटे तौर पर उस समय जो परिस्थिति बनी, आपातकाल का सबसे बड़े दो कारण थे जी। एक तो देश में महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा आंदोलन चल रहा था और उस आंदोलन के नेता जयप्रकाश नारायण थे जी। और दूसरा ये आंदोलन अपने चरम पर था, पूरे देश में चल रहा था, युवा इसमें हिस्सा ले रहे थे। इसी बीच में 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला आया जिसने इंदिरा जी का जो चुनाव था रायबरेली वाला वो स्थगित कर दिया और उनको 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी थी। ये फैसला 12 जून को आया। हालांकि इसकी सुनवाई पूरी हो गई थी 28 मई को ही, लेकिन फैसला रोका गया और उसके पीछे कारण तो कुछ किसी ने बताया नहीं, लेकिन ये अनुमान ये है कि उन दोनों चूंकि गुजरात में विधानसभा चुनाव चल रहे थे तो संभव तो इसलिए फैसला रुका। तो 12 जून को कुल मिलाकर के ये फैसला आया और इसकी सुप्रीम कोर्ट में अपील भी हुई, लेकिन उसका कुछ लाभ मिला नहीं। इसी बीच में 20 जून से लेकर के 25 जून तक बड़ा घटनाक्रम हुआ। 20 जून को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की दिल्ली में इंदिरा जी ने 20 जून को इंदिरा जी ने एक बड़ी रैली का आयोजन किया और इसी बीच में 22 को पहले जयप्रकाश नारायण जी की रैली होने वाली थी, जो जयप्रकाश जी नहीं आ पाए तो वो रैली 25 तारीख को हुई। वो बड़ी ऐतिहासिक रैली थी और उसी दिन जो इसका रात को 12 बजे आपातकाल लग गया। मोटे तौर पर जो खास तौर से अखबारों की बिजली काट दी गई थी और जो अखबार जिनके बारे में ये मान्यता थी कि ये सरकार के खिलाफ लिखते हैं, उन अखबारों को, जैसे युगधर्म हो सकता है, स्वदेश हो सकता है, मदरलैंड दिल्ली का हो सकता है, इन अखबारों में ताले लग गए थे और इन सारे के सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो आपातकाल में सारे नागरिक अधिकार स्थगित कर दिए गए थे। देश भर में लगभग 2 लाख गिरफ्तारियां हुई, जिसमें से 1,30,000 के लगभग मीसा के तहत गिरफ्तारियां थी और बाकी जो गिरफ्तारियां थी वो अन्य दफाओं में गिरफ्तारी, आपराधिक दफाओं में, कई लोगों को आपराधिक दफाओं में भी उसमें गिरफ्तार किया गया। तो इस तरीके से ये, और फिर अखबार में खास तौर से इतना दबाव था कि अखबार बिना दिखाए कोई खबर छाप नहीं सकते थे। सेंसर अधिकारी थे, तो सेंसर अधिकारी प्रदेश में तो सेंसर ऑफिसर बैठता था, बाकी जिलों में और छोटे स्थानों में जो पुलिस होती थी या एडीएम होता था, वही एक प्रकार से सेंसर अधिकारी
हमको खबर छापने के पहले पेज का प्रूफ सेंसर ऑफिसर को भेजना पड़ता था। 27 जून को बैठक हुई, देश भर में बैठकें हुई। दिल्ली में तो इसमें मंत्री जी मौजूद थे, केंद्रीय सूचना प्रसारण के विद्याचरण जी, बाकी और जगहों पर अन्य अधिकारी थे, और नहीं तो कलेक्टर ने बैठकें की हैं। और जहां राजधानी नहीं थी वहां भी, जैसे इंदौर, कानपुर, नागपुर, यहाँ बड़े अखबारों के सेंटर थे, वहां भी बैठकें हुई और ये सख्त हिदायत दी गई थी कि बिना देखे कोई खबर नहीं छपेगी। ये हिदायत दी गई थी, खबर देख करके ही उसमें छपती थी। और 26 तारीख को हिंदुस्तान का कोई अखबार बट नहीं पाया। 27 तारीख को जो अंक आए तो उसमें इंडियन एक्सप्रेस दिल्ली और नई दुनिया इंदौर, इन्होंने संपादकीय का पन्ना खाली छोड़ करके अपना वो जताया और इस पर भारी आपत्तियां दर्ज हुई। तो कुल मिलाकर के नागरिक अधिकार उसमें थे नहीं। और फिर जो अमानवीय व्यवहार हुए हैं, खास तौर से जेलों के भीतर, जेलों के बाहर के भीतर, उसकी कोई कहीं सुनवाई नहीं होती थी, क्योंकि अब आप वकील कर नहीं सकते थे, अदालत उसमें जा नहीं सकते। चलिए रमेश जी, मैं दोबारा आपके पास में आता हूं। वो तमाम सारी चीज़ें आपातकाल की जिनका जिक्र लगातार होता है, रमेश जी वही बात कर रहे थे। चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी साहब के पास में आता हूं। राकेश जी, क्या ये माना जाए कि ये जो 1975 में जो भूल हुई उसका पीछा आज तक हो रहा है कांग्रेस के लिए? जी नहीं, श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री नहीं। 1971 में पाकिस्तान 1971 में और बाकी जो ख्याल भविष्य में जो कद बढ़ा, उससे सभी राजनीतिक दल के नेता हतप्रभ। और जब इमरजेंसी लगाई गई तो मैं ये भी मानता हूँ कि इमरजेंसी में कुछ कार्य तो थे, जैसे समाचार पत्रों पर प्रकाशन न करना समाचारों का, राजनीतिक बंदियों को अंदर डालना, ये निश्चित रूप से दो एक ऐसे निर्णय थे जो कहीं भी उचित नहीं कहे। लेकिन जैसा रमेश शर्मा जी कह रहे थे, अपील नहीं हो सकती थी, वकील नहीं हो सकती थी। मैं अभी शिवराज सिंह जी को भी आप सुनवा रहे थे कि ना वकील थी, ना अपील थी, ना दलील थी। मेरे भाई, कोर्ट में कोई भी कार्य, ना सीआरपीसी स्थगित की गई थी, ना कोर्ट स्थगित किए गए थे, और पूरी सुनवाई होती थी। इतना बड़ा वक्तव्य देना एक मुख्यमंत्री का मैं बड़ा अफसोसजनक मानता हूँ कि जनता को या तो उन्हें ज्ञान नहीं है या वो गुमराह कर रहे हैं शिवराज सिंह। देखिए, इमरजेंसी में ये बात सत्य है, मैं इस बात की ताकीद करता हूँ रमेश भाई की कि उस समय भ्रष्टाचार बढ़ गया था, अराजकता फैल रही थी और इमरजेंसी लगाई गई। और इमरजेंसी का जो दौर था उसमें आप जरा ये बताइए कि वहां भ्रष्टाचार कभी पैसे की कोई बात करता था क्या? ट्रेन अपने टाइम से, घड़ी से लोग, ट्रेन के आने से लोग घड़ी मिलाते थे और किसी की मजाल नहीं थी कि सरकारी दफ्तर में आदमी समय से बाद में पहुंचे, पहले पहुंचता था। और देश में अब जैसे हम फैमिली प्लानिंग की बात करें, आज स्वतः सब अपना रहे हैं बच्चे फैमिली प्लानिंग, लेकिन उस समय देश की आवश्यकता थी, क्योंकि इस देश ने अन्न की कमजोरी देखी है, अन्न का अभाव देखा है। 1969-70 में जब विदेश से गेहूं आया करता था तो सबसे बड़ी अगर कोई परेशानी थी इस देश की, वो थी जनसंख्या नियंत्रण, और उस जनसंख्या नियंत्रण को उसमें मुस्तैदी से लिया गया। इतने बड़े काम को लेने में कुछ न कुछ अराजकता, कुछ न कुछ गलत दबाव बस हुआ होगा, मैं मानता हूं, लेकिन दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत, ये क्या देश के बच्चों को सिखाने के लिए जरूरी नहीं था? आज अगर दूरदृष्टि की कमी तो आज की सरकारों में है। अगर दूरदृष्टि होती तो पिछले 2 वर्षों से हम कोविड से जूझ नहीं रहे होते, अभी तक इंतजाम कर लिए जाते अगर दूरदृष्टि होती तो। और हम आपातकाल के इसको वर्षी मना रहे, शिवराज सिंह जी माला पहना रहे सबको। भाई, इस देश में अगर किसी चीज की भर्त्सना की जानी चाहिए तो महात्मा गांधी की हत्या की जानी। इस देश का अगर सबसे बड़ा कलंक है कोई लोकतंत्र में आजादी के बाद तो महात्मा गांधी की हत्या है, और उससे कोई बच नहीं सकता है। इंदिरा गांधी को उल्टा कह के मैं मानता हूं आपातकाल के, लेकिन राकेश जी, बिल्कुल जो बात आप कह रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी चारों तरफ से घिर गई, उनको लगा कि कहीं उनकी सरकार ना चली जाए, फिर इस तरह का स्टैंड, यानी कि एक लोकतांत्रिक देश में इस तरह की जो चीजें हुई वही तो इतिहास बनी है। मैं बिल्कुल ये मानता हूं कि लोकतांत्रिक देश में जो कठोरता से जो निर्णय लिया गया राजनीतिक बंदियों को बंद करने का,
समाचार समूहों को, समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने का, खबरों के लिए, वैसे प्रतिबंधित नहीं हुए, खबरों को छापने के लिए प्रतिबंधित करने का। लेकिन जनता की बात करो तो आप तो 3-2.5 वर्ष बाद ही 1980 में विपक्ष कहीं दिखाई नहीं दिया, सूबा साफ हो गया, इंदिरा गांधी फिर से विराट बहुमत के साथ आई। तो ये जनता की स्वीकारोक्ति नहीं चलिए, राकेश जी मैं दोबारा आता हूँ और डॉक्टर गुलरेज शेख बात अपनी रखेंगे। डॉक्टर गुलरेज, देखिए सस्तेरा जी, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि हमारे बड़े भाई राकेश सिंह जी किस तरह से वकालत कर रहे हैं कांग्रेस के और इंदिरा गांधी के उस कुकर्म का, क्योंकि इमरजेंसी जो है वह देश के इतिहास में शब्दों का चयन, अगर शब्दों का चयन अच्छा सत्ता की हवस किस चरण तक पहुंच सकती है, वो हमारी पीढ़ी और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इबारत है इमरजेंसी का चैप्टर। देखिए, मैंने खुद ने पर्सनली एक आरटीआई लगाई थी, जिसका मैं आपको एक शॉर्ट में दिखा रहा हूं, जिसमें मैंने ये पूछा था कि इमरजेंसी के जो महीने थे उसमें भारत में प्रिजन्स में, जेलों में कितने लोगों की मृत्यु हुई, और उसका जवाब क्या आता है, नंबर ऑफ प्रिजनर्स डाइड इन प्रिजन्स ड्यूरिंग इमरजेंसी पीरियड इज नॉट अवेलेबल विद द ब्यूरो। मतलब जो अपराध किया उसको न केवल किया बल्कि मिटाया भी गया, छुपाया भी गया। आप सोचिए कि जयप्रकाश नारायण जैसे आदमी को 107 आईपीसी की धारा, जिसके अंतर्गत जो सड़कों पे आवारा लोग घूमते हैं, उसके अंतर्गत उनको जेल में बंद किया गया। जहां तक प्रेस की अभी हम बात कर रहे थे और शर्मा जी ने भी बात की, 3801 समाचार पत्र जब्त किए गए थे, 327 वरिष्ठ पत्रकारों को मीसा के अंतर्गत जेल में डाला गया था, 290 समाचार पत्रों का विज्ञापन बंद किया था, पत्रकारों के लिए आचार संहिता की गई थी, अखबारों का जो बोर्ड होता है उसमें कांग्रेस के नेताओं को बिठाया गया था। सही है, कमलनाथ जी को इंडियन एक्सप्रेस के बोर्ड में बिठाया गया था ताकि उसका मुंह बंद कर सके वे। ऑस्ट्रेलिया में आप बोलेंगे कि बीजेपी वाले ये बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की प्रोफेसर है मेरिका विग्जियानी, और उनके अनुसार जून 1975 से मार्च 1977 तक लगभग 1 करोड़ 10 लाख पुरुष तथा 10 महिलाओं की नसबंदी की गई थी। और इमरजेंसी की जो नसबंदी का पहला प्रयोग हुआ था ना, ये दिल्ली में जो उपराज्यपाल थी रुखसाना सुल्ताना, उन्होंने जामा मस्जिद एरिया में किया था, जिसमें 13,000 लोगों की नसबंदी करवाई गई थी। सफाई कर्मी, रिक्शा चालक, मजदूरों की जबरदस्ती नसबंदियां हुई थी। हम कैसे भूल सकते हैं कि जो इंदिरा गांधी सत्ता में आई थी ये बोलकर गरीबी हटाओ, और वहीं पर सौंदर्यीकरण के नाम पर, झुग्गियों को हटाने के नाम पर 1.5 लाख से ज्यादा घरों को ऊपर बुलडोजर चलाया गया था। चलिए डॉक्टर गुलरेज, मैं दोबारा आपके पास में आता हूँ। बराबर समय सबके पास रहे तो बेहतर तरीके से कई चीजों पर बात हो सकेगी, क्योंकि बड़ा मुद्दा है, आपातकाल से जुड़ा हुआ तमाम सारी बातें हैं। डॉक्टर गुलरेज, मैं दोबारा आपके पास में आता हूँ, रमेश जी के पास में आऊंगा। रमेश जी, 2 तरह की चीज़ें हैं। एक तो राकेश जी जिस तरह से कह रहे हैं कि जो कुछ यानी मीसाबंदियों का जो सम्मान हो रहा है, या फिर एक चीज़ मैं और यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा कि जो आपातकाल का समय 1975 में रहा और फिर अब जिस तरह से तमाम तरह के उदाहरण दिए जाते हैं वर्तमान सरकार को लेकर कि अघोषित आपातकाल, और इसको लेकर तमाम मैंने बातचीत भी की तमाम सारे उस समय के लोगों से, कहीं ना कहीं उनकी आपत्ति है कि इस तरह की तुलना करना 1975 की वर्तमान का जो समय है, जो सरकार है, उसको लेकर क्या कहेंगे रमेश जी? इस पर मुझे आश्चर्य होता है, आपातकाल में जिस तरीके से शासन का दबाव था मीडिया के ऊपर, तो न केवल शासन पर दबाव था बल्कि समाज में भी स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर पूरी पाबंदी थी। नागरिक अधिकार निलंबित ही कर दिए गए थे। ये कहने की बात नहीं है, नागरिक अधिकार अगर निलंबित होंगे तो व्यक्ति की व्यक्तिगत आजादी उसमें नियंत्रित होती ही है। तो कुल मिलाकर के जैसा कि मैंने खुद कहा, मैं उस समय पत्रकार था, ईश्वर की कृपा से मैंने 1970 में प्रशिक्षु के रूप में की थी। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं जो मेरे साथ घटा। मैं उन दिनों अखबार का पेज, हम लोग पेज भेजा करते थे, जब वहां से सेंशन होकर आता था तो छपने देते थे। तो सेठी जी की कार का एक्सीडेंट हुआ देवास के पास, तो वो बाल बचे। ये खबर हमको यूएनआई से आई, तो मैंने वो 4 लाइन खबर निकाली, चूंकि प्रूफ जा चुका था उसका, तो नीचे का एक पैराग्राफ हटा करके वो लगा दी। इस पर से मुझे टर्मिनेशन लेटर मिला, मैंने माफी मांगी और लिखित में दिया
सूचना अधिकारी को और संपादक को, तब मेरी दोबारा नौकरी गई। ये हालत होती थी उस वक्त। आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आप हालत देखिए कि लोग एक गाजियाबाद का एक प्रायोजित एक फर्जी वीडियो तैयार करते हैं कि सब जय श्री राम के नारे के वजह से इसकी पिटाई हुई, ये फर्जी वीडियो तैयार करके और उसको चैनलों पर भी चल रहा है और सब जगह चल रहा है। तो कुल मिलाकर के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की इस समय तो पराकाष्ठा है। आदमी खुलेआम भारत के टुकड़े होने के नारे लगा रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं कि भारत में रहने लायक जगह नहीं है। जिसे भारत में रहने लायक जगह नहीं दिखती, भैया तुझे जहाँ दिखती वहां चला जा। लेकिन ये जो कुल मिलाकर के इस समय अभिव्यक्ति की आजादी और इसका तो अतिरेक है। इतनी स्वतंत्रता, मेरा 51 वर्ष में आ गई मेरी पत्रकारिता, अभिव्यक्ति की इतनी स्वतंत्रता, खबरों की इतनी स्वतंत्रता कि मनमर्जी आदमी छाप रहा है, सोशल मीडिया पर भी छाप रहा है, मनमर्जी झूठे छप रहे। वाशिंगटन पोस्ट ने पिछले कुंभ के फोटो छापे के साथ ये कुंभ के कारण कोरोना फैला, हमारे कई अखबारों ने उसको बोरो किया, उसको लिप्त किया। तो ये कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं स्वतंत्रता का उसका दुरुपयोग है जो इस समय चल रहा है। और इसकी आपातकाल की पत्रकारिता से तो बिल्कुल तुलना नहीं की जा सकती। और आपातकाल की तुलना केवल वो लोग उदाहरण देते हैं जिन लोगों ने, जिनकी परंपरा रही है आपातकाल में मीडिया को नियंत्रित करने की, वो लोग इसको उदाहरण देते हैं। आप कल्पना कर सकते, 3 जजों को त्यागपत्र देना पड़ा था सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि दूसरे जूनियरों को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाना था। ये सारी चीजें वो कर चुके थे। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, इंदिरा जी के वर्के में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज थी। आप मुझे बताइए, चौधरी चरण सिंह कांग्रेस में से जो छोड़ करके चले गए, जिन्होंने संविधान बनाई इंदिरा जी के समय, बीजू पटनायक उड़ीसा से छोड़ के गए, अजय मुखर्जी पश्चिम बंगाल से छोड़ के गए, महायामा प्रसाद बिहार से छोड़ के गए, गोविंद नारायण सिंह ने कांग्रेस यहाँ छोड़ी। और तो और ये इंदिरा जी का स्वभाव था कि कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी जो था राष्ट्रपति का, नीलम संजीवा रेड्डी, उसके खिलाफ उन्होंने समानांतर व्यक्ति खड़ा किया। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं इंदिरा जी पहली कांग्रेस के इतिहास में पहली अध्यक्ष थी जिन्होंने प्रधानमंत्री और अध्यक्ष दोनों पद अपने पास रखे। तो कुल मिलाकर के उनके पास कहीं ना कहीं एक तंत्र हाथ में मुट्ठी करने का जो उनका स्वभाव था, और ये स्वभाव उन्होंने कम्युनिस्टों से सीखा। आप मुझे देख लीजिए, जो शीत युद्ध था उस समय, तो शीत युद्ध के समय जो वामपंथी थे उन्होंने भारत में कहीं ना कहीं घुसपैठ किया, और जो कम्युनिस्ट थ्योरी थी, पूरा आपातकाल पूरी कम्युनिस्ट थ्योरी के आधार पर लगा। क्योंकि कम्युनिस्ट कहीं भी सत्ता में आए हैं, वो लोकतांत्रिक तरीके से तो आए नहीं, वो पर्दे के पीछे से आए। इसीलिए राष्ट्रपति के सिग्नेचर करा के आपातकाल लागू हुआ, संसद का 1 साल बढ़ा, नागरिक अधिकार खत्म, अदालत का फैसला। लेकिन रमेश जी, जिस तरह से राकेश जी कह रहे थे कि इस तरह का आपातकाल का जो मंजर रहा, जो उस समय का दृश्य रहा है, लेकिन राकेश जी जिस तरह से कह रहे हैं कि कुछ दिन बाद, जब कुछ साल बाद जब वहाँ चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी भारी बहुमत से उन्होंने सरकार बनाई, तो क्या देश पर इसका असर उतना नहीं हुआ जिस हिसाब से आपातकाल था? देखिए, मोटे तौर पर आपातकाल के बाद तो 77 में तो हार गई थी इंदिरा जी। इंदिरा जी को जो सर्वाधिक समर्थन मिला वो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद मिला। 1967 का जो चुनाव परिणाम है वो अगर आप 62 से तुलना करेंगे तो उसमें वोट का प्रतिशत भी गिरा है और सीट का प्रतिशत भी गिरा है। 1967 में बहुमत से मुश्किल से 30-35 सीट इंदिरा जी की ज्यादा थी। 71 में जो उन्होंने भारत पाकिस्तान के जो टुकड़े हुए, निश्चित रूप से इसमें इंदिरा जी की रणनीति रही। बांग्लादेश अलग देश बना, पाकिस्तान को जिस तरीके से 93,000 फौजियों का जो करा, और रूस को उन्होंने खासतौर से, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि वामपंथ का उन पर प्रभाव, कहीं ना कहीं वामपंथ का उन पर अगर शासन पर प्रभाव पड़ा तो विदेश नीति के मामले में जो रूस से मदद मिली, उसी के वजह से अमेरिका का 7वां बेड़ा भार रुका और 1971 का युद्ध हम पाकिस्तान से जीते। चलिए रमेश जी, निश्चित रूप से वक्त कम है, मैं राकेश जी के पास आ जाता हूँ। राकेश जी, जिस तरह से सवाल इस बात को लग रहे हैं कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी देश की, और ये कहा जा रहा है कि उस समय एक परिवार की संतुष्टि के लिए देश को दांव पर लगाया गया, जिस तरह से बीजेपी का ये आरोप है कि जो कांग्रेस थी, जो नेता थे वो सहमत नहीं थे, लेकिन सिर्फ एक परिवार चाहता था आपातकाल। देखिए, जो परिवार देश के लिए लड़ेगा मरेगा उसका पहला हक होगा। पहले तो मुझे गांधी नेहरू परिवार बन के कोई दिखाए। बंगारू लक्ष्मण जैसे अगर ये गोवलेश भाई एक शब्द इस्तेमाल कर गए, मैं समझता हूं ऐसी डिबेट में नहीं करना चाहिए। कुकृत था बंगारू लक्ष्मण का, जो बीजेपी कार्यालय के केंद्रीय ऑफिस में बैठकर रिश्वत ले रहे थे। राजनीति की सबसे घृणित अगर कोई घटना थी, कुकृत जिसको कहेंगे, तो वो था मेरी। दूसरी बात यह है कि मैं रमेश जी को सुन रहा था, वो
आपातकाल को, वर्तमान को बहुत प्रेस की स्वतंत्रता बता रहे हैं। अगर मेरे भाई हिंदुस्तान में अगर कहीं प्रतिबंधित है पत्रकारिता, अगर कहीं मीडिया देखना पसंद नहीं करती है जनता, देश में कई चैनल्स ऐसे हैं जिसको आदमी हटा देता है क्योंकि बिकाऊ मीडिया, गोदी मीडिया तय हो गई है, और जितने उद्योगपति हैं, जितने बड़े बड़े धन पशु हैं, उनके हाथ में पूरी मीडिया ग्रुप चला गया, कोई स्वतंत्रता नहीं है। तो क्या राकेश जी आप वही तुलना इस समय की तुलना उसी 1975 से कर रहे हैं आप? मैं उससे और ज्यादा खराब स्थिति कह रहा हूं, मैं उससे ज्यादा खराब स्थिति कह रहा हूं कि उस समय कम से कम आदमी बोल रहा था, जेल में गया 19 महीने, यहाँ तो पिछले 2014 से इमरजेंसी से ज्यादा लगी हुई है। लेकिन सेंसरशिप नहीं थी राकेश जी। सुनिए आप सुनिए, रमेश जी ने जिक्र किया कि 3 हाईकोर्ट जज ने इस्तीफा दिया, यहाँ तो हाईकोर्ट जज ने स्टेटमेंट दिए कि जुडिशरी में क्या हो रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट जज ने। इससे बड़ी लानत इस देश को और क्या होगी। और वर्तमान परिस्थिति में काहे की स्वतंत्रता, कौन सा चैनल दिखा पा रहा है? आप अगर उस विचारधारा से वशीभूत है, हाँ, अगर कम्युनिस्ट विचारधारा आपको कोसती है तो मैं बिल्कुल मान सकता हूं कि दक्षिण पंथियों को अगर कोई बात चुभती है तो वो कम्युनिज्म चुभता है। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा देश को आगे लेने का काम किया है, और मैं ये मानता हूं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इमरजेंसी कमजोर पड़ती थी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो इमरजेंसी से ज्यादा अगर कोई एक जरा सा स्टेटमेंट दे रहा है, अगर कोई मीडिया पे प्रधानमंत्री के खिलाफ लिख रहा है तो जेल में जा रहा है। आपने समाज के जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं उनको आपने जेल में डाल रखा है। देश इस समय बड़ी भांति देख रहा है, और कोई दलील ये काम नहीं करेगी कि वर्तमान में कोई बहुत अच्छा प्रशासनिक अमला, बहुत अच्छा राजनीतिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इस समय देश बहुत बड़े। राकेश जी, मैं डॉक्टर गुलरेज जी के पास में था। गुलरेज जी, देखिए, मेरे बड़े भाई कुछ भी कहें, लेकिन यही सब बातें इन्होंने, राहुल गांधी ने, सबने कही थी 2019 में, और जनता ने किस प्रकार से जवाब दिया था कि 303 सीटों का आशीर्वाद देगा भारतीय जनता पार्टी को। मतलब जनता के दृष्टिकोण में कोई समस्या नहीं है, जबकि सब कुछ अच्छा है और बहुत अच्छा है, तभी तो इतना बड़ा आशीर्वाद मिला। लेकिन आप इमरजेंसी जैसे कुकृत्य को, मैं वापस उस शब्द को उपयोग करूंगा, इमरजेंसी जैसा कुकृत्य क्यों? क्योंकि बिना किसी वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करना क्या कुकृत्य नहीं है? क्या संविधान की आर्टिकल 21 जो कि जीने का अधिकार देती है, उसको हटा देना कुकृत्य नहीं है? क्या इस देश में यदि किसी को जीने का भी अधिकार नहीं बचता है और सरकार गारंटी नहीं देती है तो वो कुकृत्य करने वाली सरकार नहीं है? तो ये काला अध्याय है भारत के लोकतंत्र का, जिसको हर साल नहीं हर महीने पढ़ना चाहिए, ताकि आगे कोई भी सत्ताजीवी इस प्रकार का नहीं बन पाए और इस प्रकार का कुकृत्य नहीं कर पाए जो इंदिरा जी ने किया। चलिए रमेश जी के पास में आता हूं, छोटा सा कमेंट से लूंगा। राकेश ने जिस तरह से कहा है, रमेश जी देखिए, मोटे तौर पर अब मैं आमतौर पर राजनीतिक टिप्पणियां तो नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कोई शक नहीं कि इंदिरा जी के हाथ में सारी, उनके स्वभाव में सारी सत्ता अपने हाथ में रखने की बात थी। विपक्ष को तो छोड़ दीजिए, उनके खुद की अपनी पार्टी के कितने वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, मुरारजी भाई रहे, जगजीवन राम रहे, चौहान साहब रहे, कितने लोग थे, कामराज रहे, कितने लोग थे जो उनसे दूर हुए। और फिर जिस तरीके से उनके खुद के अपने कार्यकाल में कांग्रेस के 2 फाड़ हुए, 69 में अलग कांग्रेस टूटी, 1980 में आकर के अलग कांग्रेस टूटी, और इन सारी चीजों का कारण केवल ये था कि वो कहीं ना कहीं सत्ता का केंद्र उनके हाथ में रहे, न केवल देश की बल्कि उनके अपने संगठन का सत्ता का केंद्र उनके हाथ में रहे। निश्चित रूप से ये बात उनके स्वभाव में थी। चलिए, तो कुल मिलाकर 46 साल आपातकाल को हो चुके हैं, और आज जिस तरह से एक बार फिर 1975 का वो मंजर फिर याद किया गया, तमाम सारी चीज़ें हैं, तमाम सारी दलीलें हैं, बातें हैं। राकेश जी जिस तरह से कह रहे हैं, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूर्व मंत्री हैं, लंबा अनुभव एक उनका कांग्रेस में रहा है, लेकिन उस समय जो सारी चीज़ें हुई हैं और जिसने उस समय को झेला है, आज वो जब उस समय को याद करते हैं तो कहीं ना कहीं वो जख्म एक बार फिर हरे हो जाते हैं। सियासत राजनीति अपनी जगह है। हमारे साथ जुड़ने